हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की जो वीडियो है उसके स्टार्टिंग से ही तुम समझ गए होगे कि आज अपन बेसिकली 2021 का जो पेपर है उसे सॉल्व करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यहाँ मेंशन्ड हैं, एक एक क्वेश्चन को अपन अच्छे से देखेंगे एंड अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड विद दिस पर्टिकुलर आपका ये जो सेशन रहेगा, मैं चाहूँगी कि आप भी क्वेश्चन साथ साथ लगाते जाएं। भले ही मेरी वीडियो पॉज कर दे, फिर क्वेश्चन कर ले, फिर उसके बाद क्रॉस चेक कर ले, या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो समझने के लिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा प्रोड्यूसेस कारग्रीन। आई होप ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है तुम्हें दिख रहा होगा। सो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एल्गा जो है वो कारगीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो जो कारगीन होते हैं वो आपके रेड एल्गा प्रोड्यूस करते हैं। कौन? रेड एल्गा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है एनसीईआरटी की लाइन में, तो याद रखना। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जेनेरा लाइक सेलेजेनेला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर्स इन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? तो जब भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, सो हम उसको बोलते हैं हीटेरोस्पोर्स। ठीक है, सच प्लांट्स आर नोन एज हीटेरोस्पोरस। ठीक है, जब भी दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें बोलेंगे हीटेरोस्पोर्स। और जब भी जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है हीट्रोस्पोर उसे बोलेंगे हीट्रोस्पोरस। ठीक है, इसलिए सी आएगा। तो कंफ्यूजन में तुम कहीं इसको ये बस हीट्रोसोरस मत करके आना। ठीक है, लाइक इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के जो एमसीक्यूज है ना तुम्हें दिए जाएंगे जहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, इस तरीके से मत करना। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सेकंड क्वेश्चन डन। देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा कंटेन मैनेटोल? ठीक है, एज रिजर्व फूड मटेरियल। अब मैनेटोल क्या होता है? मैनेटोल मैनेटोल क्या होता है? मैनेटोल इज बेसिकली योर रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, किसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है? ये होता है ब्राउन एल्गा का रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, सो इसमें से हमें ब्राउन एल्गा ढूंढना है। सो ग्रिसिलेरिया तो आपका रेड एल्गा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वॉलवॉक्स भी आपका रेड एल्गा हो, सॉरी ग्रीन एल्गा हो गया। ठीक है, देन यूलोथ्रिक्स भी आपका ग्रीन एल्गा हो गया। बट एक्टोकार्पस जो है वो कैसा है? वो ब्राउन एल्गा है। ठीक है, अब रेड एल्गा क्या आपका एज अ रिजर्व फूड मटेरियल रखता है? तो वो फ्लोरिडीन स्टार्च रखता है। वहीं पे अगर अपन ग्रीन एल्गा की बात करें तो वो स्टार्च रखता है, सिर्फ नॉर्मल स्टार्च। ठीक है, सो दिस वाज ऑल योर अबाउट एल्गा पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीन क्वेश्चन डन। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, दैट इज द गैमा आर प्रेजेंट इन। अब गैमा क्या है? गैमा इज बेसिकली आपके मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स है। ठीक है, जो कि आपको थैलाई पे ग्रो होते हुए दिखेंगे। एंड ये कहाँ पे सब कॉमनली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? लिवर वर्ड्स में देखने को मिलते हैं। हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को नहीं मिलते, मॉसेस में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, दीज आर सीन इन दी लिवर वर्ड्स। ठीक, सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं। तो तुम लोगों ने देखा कि 2021 में प्लांट किंगडम में से 4 क्वेश्चन आए हैं। दैट मीन्स 16 क्वेश्चंस अपन ने यहाँ 16 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर लिए हैं। एंड ऑफ कोर्स मैंने सबसे पहले ये चैप्टर भी करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लांट किंगडम में, जहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़ के तुम लोगों को समझाया है, तो एक बार जाके देख लेना। ठीक, और ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम अगर देखो तो एनसीईआरटी से ही डिराइव्ड है, सारे के सारे एनसीईआरटी की लाइन से ही आए हैं। ओके, अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर की, इस फिफ्थ क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर पूछ रहे डाई एडाल्फस स्टेमन किस में प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती है पी में। डाई एडाल्फस स्टेमन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टू स्टेमन। ठीक है, मतलब एक ग्रुप
ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। तो वो प्रेजेंट होता है किसमें? पी में। डन। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के। नाउ अब यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप ये वाले क्वेश्चन को गौर करोगे तो ये वाला टॉपिक जो है ये अभी के सिलेबस से हटा दिया गया है। चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर दो या फिर इस क्वेश्चन को रख भी सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इनकरेक्ट फॉर्म में पूछ ले, तो मैं नहीं पता। ठीक है, इसे थोड़ा बहुत याद रखा करो। अब अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ये क्या है? ये आपका एमसीक्यू है। तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखो। लेंटिसेल्स इज बेसिकली आपके क्या करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन देखना है, वो ऑप्शन देखना है जो हमें पता है। तो यहाँ पे ए का थर्ड है, ठीक है, तो मैं यहाँ देखूंगी ए का थर्ड सिर्फ एक में है, तो मेरा आंसर यहीं पे ही सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे फास्टेस्ट टेक्निक होती है आपके एमसीक्यू, सॉरी, आपके मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने की। और जो ये आपका नीट का पेपर रहता है ना, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं जहां पर आप फटाफट से एमसीक्यूज में टाइम वेस्ट ना सॉरी, आपके मैच द फॉलोइंग में टाइम वेस्ट ना करते हुए हर एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने से बेटर है वो एक ऑप्शन ऐसा डाल देते हैं जहां पे तुम लोग करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे जाके नहीं देखने सारे, आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। ओके, अब यहाँ आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज दी सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। अब वो सेल्स जो कि बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, मतलब वो एरिया प्लांट का जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल का डिवीजन होता है, तो वो होता है कहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो हमारा ए का क्या हो गया? 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगेन तुम लोग देखने को मिलेगा कि 7 का ए का 2 है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बट स्टिल विल गो, लाइक इसमें क्या दे रखा है? टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है वेस्कुलर टिश्यू, स्क्लेरॉइड एंड सिंपल टिश्यू। तो जब भी सारे टिश्यूज के सेल्स जो हैं वो एक ही तरीके के फंक्शंस कर रहे हैं, एक ही तरीके का स्ट्रक्चर है, तो हम उसे बोलते हैं क्या? सिंपल टिश्यू। ठीक है, देन टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब टिश्यू में अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो हम उससे वो वेस्कुलर टिश्यू में आ जाएगा। ठीक है, उसमें अलग अलग आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, देन डेड सेल्स, जो स्क्लेरिड्स होते हैं उनमें डेड सेल्स प्रेजेंट होता है जिसमें थिकन वॉल्ड होती है और नैरो ल्यूबन होती है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज, तो एक बार जाके अगर नहीं याद आ रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, एज इट इज एनसीईआरटी से डिराइव्ड है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी अभी भी टाइम है, 1 महीने में। जो लोग रटने में बहुत अच्छे हैं वो एनसीईआरटी को बार 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 रटो, ताकि तुम लोगों का ये जो बचा कुचा 1 महीना है उसमें तुम बहुत अच्छा कुछ कर सको। ठीक है, ओके, सो दिस वाज डी का क्या हो जाएगा? थर्ड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आते हैं लास्ट इस पर्टिकुलर पेज के, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, the perinuclear spaces forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. Fine. Nuclear pores act as passage of for proteins and RNA molecule in both the direction between nucleus and cytoplasm. Fine. Mature sieve element, tube element possess conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelle। हमें निकालना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाएगा आपका बी। अब बी क्यों? देखो, माइक्रोबॉडीज जो है वो सब में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेसिकली वेसिकल्स होते हैं जिसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑप्शन बी पे कि ये बेसिकली क्या हो रहा है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो बैरियर फॉर्म करता है न्यूक्लियस के मटेरियल, जो भी साइड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर और साइटोप्लाज्म में। बेसिकली पेरीन्यूक्लियर एक स्पेस है, मतलब एक ये मैम, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सो वो इस तरीके से दो मैम, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई किसकी? न्यूक्लियस की। और यहाँ पर ये जो स्पेस दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
जो मेम्ब्रेन है वो आपकी डिफर करती है, वो आपका बैरियर क्रिएट करती है बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म, बट आपके जो पेरिन्यूक्लियर स्पेस है वो नहीं करती। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट भी दे रखा है कि न्यूक्लियर पोर्स जो है वो पैसेज की तरह काम करते हैं, ताकि प्रोटीन्स और आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जा सके। सो बेसिकली अगर मैं एक सेल की बात करूँ, सेल में इस तरीके से न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपका डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो जब आपका एमआरएनए फॉर्म होता है यहाँ पे, तो एमआरएनए यहाँ से साइटोप्लाज्म में जा पाएगा। तो बेसिकली कम्युनिकेशन का काम करते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब यहाँ पर भी जो ये थर्ड या सॉरी लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है, mature sieve tube element possess a conspicuous nucleus, usual cytoplasmic organelles। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि आपके जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उसमें बहुत छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने अभी तक 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे चलते हैं। नाउ अब यहाँ पे आता है सेल का ही दूसरा क्वेश्चन, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से ही अपनी जो ट्रिक है उसको अपनाएंगे। तो इसमें से सबसे पहले आप अगर देखो, सेंट्रोमियर से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोमियर क्या है? बेसिकली आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्चर होता है किसी भी क्रोमोसोम पे। सो इट इज योर सी। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो गया? सी। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो, सी का फर्स्ट एक ऑप्शन ही है ऐसा, तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि अगर अपन बात करें क्रिस्टे के बारे में, तो क्रिस्टे इज बेसिकली व्हाट? इनफोल्डिंग्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इनफोल्डिंग्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो ए का क्या हो गया आपका? थर्ड। अब वहीं पे थाइलाकॉइड की बात कर ले, तो थाइलाकॉइड क्या होता है? डिस्क शेप्ड सेक इन गोल्जी पैरेटस होता है। ठीक है, जो कि बहुत एक के ऊपर एक थैलेकॉइड्स अगर अपन रख दे तो क्या बन जाएगा? ग्रेना बन जाएगा। एंड डी सिस्टर्ने इज द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द सेक इन द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। ठीक है, सो दिस फॉर्म योर सिस्टर्ने, डी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। When the centromere is situated in the middle of the two equal arm chromosome, the chromosome is referred as, of course ये बात है, मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक में क्या होता है? एकदम सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? थोड़ा सा सेंटर से अबव की तरफ प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा सेंटर से अबव की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, समवट अब समवट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, वहीं पे अगर अपन एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो जो आपका पोल है, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है इस तरीके से। एंड टीलोसेंट्रिक पे तो बिल्कुल ही पोल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट? इसमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? तो हमें पता है अमाइनो एसिड और ग्लूकोज हमारे प्राइमरी नीड है हमारी। ठीक है, इसलिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट में नहीं आते। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी यूज करोगे तो भी हो जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर व्हाट? कि वो प्लांट को वो अपने एक्स्ट्रा यूज के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, उनका नेसेसिटी जो है वो प्राइमरी वाली है, वो अलग है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये उनकी बॉडी को जरूरत है। ठीक है, लेकिन वहीं पे विनप्लास्टिन हो गया, कुर्क्यूमिन हो गया, रबर हो गया, गम हो गया, मॉर्फिन, कोडीन, ये सारे कैसे हैं? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। ये प्लांट्स एक्स अपने अलग से यूज के लिए निकालते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अब अगर मैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में 12th क्वेश्चन की बात करूं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर का डिवीजन पूछ रहा है वो बेसिकली, कि कौन से स्टेज पे होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इस तरीके का क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड हमें सेंट्रोमियर का डिवीजन करना है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये आपको एनाफेज
टू में देखने को मिलेगा। कहाँ? एनाफेज टू में देखने को मिलेगा। मेटाफेज में तो क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल डिवीजन पे आके खड़े हो जाते हैं, इमेजिनरी लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेटाफेज में क्या होता है, सॉरी एनाफेज में क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट पोल पे जाते हैं, ठीक है। एक साउथ पोल पे जाएगा, एक नॉर्थ पोल पे जाएगा, ठीक। सो इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। तो डिवीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेंट्रोमियर का एनाफेज टू में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की तरफ। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में 13 क्वेश्चन को देखती हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी जो मुझे सबसे अच्छे से आता है। तो गट्टेशन, ठीक है। अब मुझे गट्टेशन सब इन सब में से इजी लग रहा है। तो गट्टेशन इज बेसिकली वाटर लॉस इन लिक्विड फेस। तो डी का थर्ड है, ये तो मैं कंफर्म हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ देख रही हूँ तो यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें डी का थर्ड है। अब मैं और दूसरी तरफ बढ़ती हूँ तो मैं सी की तरफ आती हूँ। तो सी में मैं श्योर हूँ। सरफेस टेंशन जो है वो बेसिकली आपके लिक्विड फेज में मोर अट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जब आप किसी एक बूंद को गिराओगे, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, तो वो तुम देखोगे तो वो स्फेरिकल फॉर्म ले लेती है, ठीक है। इस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म ले लेती है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगता है अंदर की तरफ, जिस वजह से वो एक स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेस। तो सी का क्या हो गया? फर्स्ट। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ 14th क्वेश्चन की तरफ चले। सो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज। सोरगम कैसा प्लांट है? सोरगम एक्चुअली C4 प्लांट है। कैसा प्लांट है? C4 प्लांट है। और C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। वहीं पे अगर अपन बात करें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 15th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका? द साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ द लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म इज। बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि किस पर्टिकुलर पार्ट से प्लांट के जो सॉरी हमारा जो प्लांट है वो लाइट को रिसीव करता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, इट्स अ लीफ, ठीक है। लीफ के थ्रू आपके जितनी भी लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से वो लाइट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी में ही लिखा है, लाइन एनसीईआरटी में है, देख लेना एक बार जाके। The plant hormone used to destroy weeds in a field is। अब weeds क्या है? डाइकॉट है। क्या है? डाइकॉट है। एंड डाइकॉट weeds को मारने के लिए we have 2,4-D, ठीक है। we have what? 2,4-D। So 16 क्वेश्चन भी डन। नाउ सो 70 क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ द फेज ऑफ द लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। सो प्लास्टिसिटी इज बेसिकली आपका प्लांट का वो एबिलिटी है, वो फीचर है जिसमें जो प्लांट है वो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल देता है, ठीक है। अपने जो उसकी फेज ऑफ द लाइफ है वो उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को उस चीज में ढाल लेता है। सो इट इज द प्लास्टिसिटी। जैसे प्लास्टिक नहीं होती कि आपकी हर चीज में वो बन सकती है, जैसे कि अगर अपन उसे गर्म कर देते तो फिर अपन उसको हर शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं ना, उस तरीके से समझो, ठीक है। सो इट्स अ एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और द फेज ऑफ द लाइफ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक। अब आते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस? अब मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मोनोशियस का मतलब होता है एक घर। मैंने हमेशा से इसी तरीके से समझाया है आपको कि मोनोशियस और डायोशियस का मतलब क्या होता है। सो अगर मैं मोनोशियस की बात करूं तो दो प्राणी एक घर में रहते हैं, और डायोशियस का मतलब दो अलग अलग घर, दो प्राणी अलग अलग घर में रह रहे हैं। सो जो कारा होता है ना, कारा में बेसिकली जो आपका प्लांट होता है उसमें जो
आपका इस तरीके से न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो जो मेल पार्ट रहेगा वो नीचे की साइड रहेगा एंड जो फीमेल पार्ट रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा, ठीक है। सो कारा इज द आंसर। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, a typical angiosperm embryo sac at maturity is। अब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में बेसिकली आपको वहां पर न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा होता है और एक उससे कम -1 सेल का नंबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा होता है और उससे एक माइनस कम सेल का नंबर होता है, ठीक है। तो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। अब ये गलती आप भी कर सकते हो जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर आपके 3 सेल्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, 3 सेल नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और बीच में एक सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। सो ऊपर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। नीचे आपके एग अपैरेटस प्रेजेंट रहता है, एग अपैरेटस प्रेजेंट रहता है एंड यहाँ पे सेंट्रल सेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 20th question। The term used for transfer of pollen grain from anther of a one plant to the stigma of different plant which during pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma। दोबारा पढ़ो, क्या बोल रहा है कि हम उस पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को क्या टर्म देंगे जिसमें एक प्लांट का एंथर से दूसरे डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन देखने को मिलेगी और जेनेटिकली आपको उस प्लांट में डिफरेंस लाएगा। तो बेसिकली ये बात हो रही है किसकी? ये बात हो रही है जीनोगैमी की, ठीक है। तो जीनोगैमी में क्या होता है, इसमें डिफरेंट प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है वो डिफरेंट प्लांट के फीमेल प्लांट पर स्टिग्मा पर जाएगा, वहां रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीनोगैमी। क्लिस्ट्रोगैमी और चेस्मोगैमी इस बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें जेनेटिकली कोई भी आपका डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। सेम गोज विथ योर गीटेनोगैमी, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 21 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो द प्रोडक्शन ऑफ द gametes बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ द zygote, the F1 and the F2 plant can be understood from a diagram called, मैंने जब पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, वहां पे बहुत अच्छी से बताया था कि जब भी हमको गैमीट के फॉर्मेशन के बारे में पता लगाना है तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रिजनाल्ड सी प्यूनेट। अब नाम से समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने एक प्यूनेट स्क्वायर दिया था जिससे कि वो आपके जो गेमीट्स हैं, जाइगोट है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन पे। सो कंप्लीट दी फ्लो चार्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सिर्फ फ्लो चार्ट दे रखा है, आपको उसको कंप्लीट करना है। ओके, सो जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का। तो यहाँ पे आप देखो पहले कि क्या दे रखा है। अब डी इज द ट्रांसडक्शन, तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए लेकिन ये प्रोसेस बता रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। बी पे आते हैं, प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन ये कंसिडर किया जा सकता है, यहाँ पे भी ठीक है। अब पे क्या दे रखा है, इज व्हाट, ये वाला, जब भी डीएनए अपने आप को दोबारा से सिंथेसाइज करता है तब हम उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सी का ए का ट्रांजैक्शन, तो ये ऑप्शन भी गया। देन वी हैव ओनली बी एंड डी, क्योंकि यहाँ पर ए रेप्लिकेशन है, डी प्रोटीन है। अब
जब भी आपके इस तरीके से आएगा कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन करना है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब भी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से डी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। द फैक्टर दैट लीडिंग टू द फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज। जब मैंने पढ़ाया था इवोल्यूशन, वहां पे फाउंडर इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, सो फाउंडर इफेक्ट इज बेसिकली जब होता है जब आपका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से कुछ स्पीशीज उठ के एक ऐसी जगह चली जाती है जहां पर वो स्पीशीज कभी पाई नहीं जाती, और वहां पे अपने आप को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से इतना चेंज कर लेती है कि वो उस जगह के लिए एक नई स्पीशीज बन जाती है, तो उसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो जब स्पीशीज का ड्रिफ्ट होता है दूसरी जगह, दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडर्स इफेक्ट। डन। अब आते हैं स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हेंसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। तो अगर अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, दैट इज द 24th क्वेश्चन की, द म्यूटेशन इन द प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय। अगर आप म्यूटेशन कराना चाहते हो प्लांट्स में तो आप किससे कराओगे? तो गामा रेस से कराओगे। ये क्वेश्चन ये एक्चुअल एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स है, कोई बात नहीं। अब आते हैं 25th क्वेश्चन पे, दैट इज अगेन आपके यहाँ पे एमसी सॉरी बार बार एमसीक्यू निकलता है, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, सो अगर अपन बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा आपको टोमेटो में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली टोमेटो की स्पीशीज और पोटैटो की स्पीशीज के जो प्रोटोप्लाज्म थे, जो साइटोप्लाज्म थे, उनको फ्यूज किया गया था, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ठीक है, सो ए का 2, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सिर्फ इसी ऑप्शन में। बाकी प्लांट टिश्यू कल्चर, हम इसे बोलते हैं टोटी पोटेंसी। मतलब इसमें कोई एक सेल एक पूरे बॉडी, प्लांट की पूरी बॉडी को बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, देन आता है मेरिस्टेमेटिक कल्चर। मेरिस्टेमेटिक कल्चर आपको वायरस फ्री प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर तेजी से सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड माइक्रो प्रोपगेशन आपको ये बेसिकली हम सोमा क्लोन्स में देख सकते हैं, या उसकी हेल्प से सोमा क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ अब अपन बात करते हैं 26 क्वेश्चन की, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सो ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट्स। जब भी हम चिल्ड एथेनॉल को डालते हैं, ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो हम बेसिकली उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? एक्सट्रैक्ट, उसको निकाल, डीएनए को बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए हम चिल्ड एथेनॉल डालते हैं। तुमको ये इमेज भी देखने को मिल जाएगी एनसीईआरटी में। ठीक है, साइड में बनी हुई है। DNA strands on a gel stained with ethidium bromide, with when viewed under UV radiation appeared as। जब भी आप इथिडियम ब्रोमाइड डाल के देखोगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, तो यूवी के अंदर, तो वो कैसी दिखेंगी? ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की तरह दिखेंगी। ये भी आपका अगर जब आप ढूंढोगे तो नहीं, बट जब आप बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर खोलोगे और वहां पर जब इस पर्टिकुलर पोर्शन में जाओगे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इथिडियम ब्रोमाइड डाल के आप यूवी रेडिएशन के अंदर जब आप देखोगे तो ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे। तो वहां पर एक साइड में डायग्राम बना हुआ है, तो वहां पे ऑरेंज कलर के ही फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। तो वो इसीलिए बने हुए हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज घुस जाए कि और ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं 28 क्वेश्चन पे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का ही। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज इज नोन
एज, ठीक है। जब भी हम किसी जीन को इन्वॉल्व करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट कर सके, सो उसे हम बोलते हैं जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी की डेफिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? इसमें से कौन सा पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है? पहला क्या है? जीन एम्प्लीफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द आइसोलेटेड प्रोटीन, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सो इसका सही आंसर है बी। पीसीआर का सिर्फ मेन काम होता है कि किसी भी छोटी चीज को एम्प्लीफाई करना, बड़ा करना, ठीक है। सो ये आपके जीन को एम्प्लीफिकेशन में मदद करेगा। कोई भी अगर जीन म्यूटेशन हुआ है तो हम उसकी जानकारी भी पीसीआर से लगा सकते हैं बाय एम्प्लीफाइंग इट, एंड सेम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो लेकिन अगर आइसोलेटेड प्रोटीन का प्योरिफिकेशन करना है तो वो पीसीआर का काम नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन अ पीसीआर? अब जब मैंने एनसीईआरटी से तुम लोगों को एक एक चीज रिवाइज कराई है ना, तो मैंने ये चीज वहां पे बताई है कि ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो ये देखो, ये यहाँ पे 21 का क्वेश्चन यहीं पे रिपीट हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है पीसीआर में डीनेचुरेशन। सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर एनिलिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगा। सबसे पहले जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है वो टूटेगा, फिर उसके साइड में प्राइमर आके जुड़ेगा, फिर वो जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो लंबी होगी, ठीक है। सो डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। एंड डीनेचुरेशन वाले ही प्रोसेस में हम एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? टेक पॉलीमरेज, क्योंकि ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के क्वेश्चन पे। तो इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? अब जब मैंने ये पढ़ाया था कुछ चैप्टर, तब वहां पे बहुत अच्छी तरीके से तुमको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो बेसिकली जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है नेचर में, ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्पीशीज जो है वो अपने आप को इवॉल्व कर पा रही है? तो इट इज बेसिकली रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज लाइक कि आपके कोई ऐसी सेम स्पीशीज है जो कि किसी एक, जैसे एक स्पीशीज ए हो गया, एक स्पीशीज बी हो गया, लेकिन इन दोनों का हो सकता है रिसोर्स सेम हो, मतलब खाने का सामान एक जैसा हो, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन स्टिल हमारी स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर जाती है। क्यों? क्योंकि हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कर देते हैं। कैसे? एक बोलता है कि चलो तुम, स्पीशीज ए बोलता है कि चलो तुम है ना दिन में खा लेना, मैं रात में खा लूंगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है स्पीशीज भी बोले कि नहीं, मैं दिन में खा लूंगा, तुम रात में खा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो गई, ठीक है। दिस इज नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब आते हैं 32 क्वेश्चन पे, 32nd क्वेश्चन पे, दैट इज अमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अमेंसेलिज्म कमेंसेलिज्म का नेगेटिव भाई है, तो मैंने ये इस तरीके से पढ़ाया। तो अमेंसेलिज्म अगर नेगेटिव भाई है तो इसमें से किसी एक स्पीशीज को नुकसान होगा और दूसरी स्पीशीज को कुछ भी नहीं होगा। सो आंसर इज डी, ठीक है। जिसमें से एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को कुछ भी नहीं हो रहा, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। वहीं पे अगर मैं कमेंसलिज्म की बात करती तो क्या हो जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाता। क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को कुछ भी ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे 33 क्वेश्चन पे, दैट इज इकोसिस्टम का है वो क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट अ गिवन टाइम इज रिफर्ड एज। अब जब मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया था तब वहां पे ये दोनों ही स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट के बारे में समझाया था, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो जब भी कोई भी न्यूट्रिएंट, ठीक है, चाहे वे बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपके वो सारे कार्बन कंपाउंड्स या नाइट्रोजन या फास्फोरस जो कि सॉइल के टाइम पे सॉइल में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसे बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट,
ठीक है। न्यूट्रिएंट की बात होगी तब हम बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो 35th क्वेश्चन, आई थिंक 34th क्वेश्चन है ये, हाँ। 34th क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब ध्यान से एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन पढ़ो। पिरामिड ऑफ द बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। पिरामिड ऑफ द बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। pyramid of number in grassland ecosystem is right. pyramid of biomass in sea is generally inverted. अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो वो यहाँ पे करेक्ट फिट हो रहा है कि पिरामिड ऑफ द बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। क्या है, बेसिकली इस तरीके से बोल रहा है, बट एक्चुअल में होता क्या है, इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन उनके प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो प्रोड्यूसर का जो बायोमास होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू योर जो आपके हाईएस्ट कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो इसलिए पिरामिड ऑफ द बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ये गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन ये 3 है, ठीक है। अब कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने वही सेम वाला क्वेश्चन, बस उन्होंने करेक्ट दे दिया, इन्वर्टेड दे दिया, तो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑप्शन डी सही है या ऑप्शन ए सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, द इक्वेशन जी पी पी माइनस आर इक्वल्स टू एन पी पी। अब ये वाला क्वेश्चन के बारे में भी मैंने तुम्हें एनसीईआरटी में बताया है, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बोला था कि बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है नीट का, देखो आपके सामने है रिजल्ट। अब यहाँ पे आर क्या है, आर इज बेसिकली रेस्पिरेशन लॉस। क्या है, रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शन ए ऑफ बॉटनी। ओके, now moving towards the next, that is section B। अब although अब आपके पास इस तरीके से सेक्शन ए सेक्शन बी में नहीं आने वाले क्वेश्चंस, आपको पूरा का पूरा एक जैसे पहले 2019 में जो फॉर्मेट चलता था उसी में ही आएगा, बट स्टिल वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सो वी आर हियर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सो fusion of the protoplasm between two motile or the non-motile gamete is called plasmogamy. Organisms that depend on the living plant are called saprophyte. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. ठीक है, and fusion of the two cells is called karyogamy. So basically A is the correct answer। जब भी दो किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे प्लाज्मोगैमी बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपने 37th क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर तुम लोगों को फ्लोरल फॉर्मूला दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, फ्लोरल फॉर्मूला दिए गए हैं। अब तुमको डिपिक्ट करना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं ए की, सो ये जो पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला है ये आपका रिप्रेजेंट करता है फेबेसी को, ठीक है। वहीं पे अगर अपन बात करें बी की, तो ये रिप्रेजेंट करता है सोलेनेसी को, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सी की, तो ये वाला जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है आपके लिलिएसी को, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर अपन डी की बात करें तो ऑटोमेटिकली ब्रेसिकेसी हो जाता है। ब्रेसिकेसी का ऑल दो फॉर्मूला एज सच नहीं दे रखा है, बट जब आप उसके पिक्चर को देखोगे जो साइड में बनी हुई है उसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, now moving towards the next, that is the 38th question। इसमें दे रखा है अपन को करेक्ट पेयर चूज करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी अगर ऑप्शन पे जाओगे, द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेज दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कैम्बियल रिंग। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जो अब इस टॉपिक में नहीं है, अब इस पर्टिकुलर सेशन के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए डायरेक्ट बता रही हूँ, तो उसको आप क्या बोलोगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलोगे, ठीक है। आते हैं 39 क्वेश्चन पे, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स में अगर आप बात करो प्रोटीन की,
तो प्रोटीन आपस में किससे बाइंड करते हैं? पेप्टाइड बोन्स सॉरी बॉन्ड से। सो ए का क्या हो गया? 4। यहाँ पे ए का 4 ढूंढो, हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, सी और डी। अब आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड, या एक काम करते हैं इसी से चलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है डबल बॉन्ड कंटेनिंग। तो यहाँ पे बी का हो गया क्या? फर्स्ट। तो आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आपस में किससे बाउंड करते हैं? न्यूक्लिक एसिड आपस में बाउंड करते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से। और वहीं पे पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो किससे बाउंड करते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो अगर मैं 14th क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर दे रखा है आपके अगेन, मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा हुआ है एस फेज। अब एस फेज में क्या होता है? तो देखो, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन जाएगा। ठीक है। तो ए का क्या हो गया? 4। ये इंटरवल नहीं रहता है माइटोसिस का। अब वहीं पे अगर अपन बात करें G2 फेज की, तो G2 फेज में क्या होगा? G2 फेज में आपके यहाँ पर बेसिकली होने जा रहा है, अगर तुम देखोगे तो G2 फेज कहाँ होता है? एक आपके M फेज के बीच में होता है और S फेज के बीच पे होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स का सिंथेसाइज होता है। क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। तो यहाँ पे आपको 40 का क्या मिल रहा है? आंसर बी। ठीक है। बाकी क्विसेंट स्टेज कैसी होती है? क्विसेंट स्टेज इज लाइक कि यहाँ पर इनएक्टिव स्टेज होती है, जहाँ पे सेल जो है वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है बट अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता। और जीवन क्या है? ये आपके माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज होता है। ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, व्हाट? बी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। ऑल्दो ये चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है, पूरी तरीके से, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका इसका डायरेक्ट आंसर है डी, दैट इज नाइट्रो फोकस। ठीक है। ये आपको क्या करता है? ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। वहीं पे राइजोबियम जो है वो क्या करेगा? ये अपन ने पढ़ा हुआ है, अभी कल के ही चैप्टर में पढ़ा है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और राइजोबियम कैसा है? इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। थायोबैसिलस, थायोबैसिलस क्या करेगा? ये डीनाइट्रिफिकेशन करेगा। ठीक है। और वहीं पे नाइट्रोबैक्टर जो है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू, तुम्हें याद रखना है इस वाले क्वेश्चन को तो रखना। बाकी मैं तो बोलूंगी कि एक बार बस देख लेना सरसरी भरी निगाहों से। ठीक है। ओके। तो फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स, अगर मैं फोटोसिंथेसिस सॉरी इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। सो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है सी, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स PS1 एंड PS2। जस्ट टेक सेकेंड। ओके। सो यहाँ पे बेसिकली क्या दे रखा है कि यहाँ पे PS1 और PS2 साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में प्रेजेंट होता है। बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कल। ठीक है। सर्कल में। तो बेसिकली PS1 और PS2 Z स्कीम में प्रेजेंट रहेगा, नॉट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें से बोल रहा है कि इसमें से आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ए इज द इनकरेक्ट। इन ETC वन मॉलिक्यूल ऑफ द NADH plus H ion give rise to 2 ATP molecule and 1 FADH give rise to 3 ATP of molecule। ठीक है। तो ये चीज जो है ये गलत है। ठीक। अब आगे चलते हैं, दैट इज द 44th क्वेश्चन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इन सम members of which of the following pair of families pollen grain retain their viability for months after release। तो ये कौन सी आपको फैमिली में देखने को मिलती है? ये रोजेसी में देखने को मिलती है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। सो कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स जो है वो वायबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है।
आते हैं 45th क्वेश्चन पे, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? तो पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम होता है कि वो टीआरएनए, 5s आरएनए और एसएनआरएनए 3 से याद रखना, ये तीनों आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है। ठीक है, ये तीनों आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है। अब आते हैं 46th क्वेश्चन पे, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है कुछ एक ऐसे रीजन को डीएनए सीक्वेंस में जो कि सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए मैटर करती है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। नाउ आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन सही स्टेटमेंट है वो है ए, that is RNA polymerase bind with the Rho factor to terminate process of the transcription in bacteria। ठीक है, सो ये रो फैक्टर जो है ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है ताकि जो बैक्टीरिया की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो बंद हो सके। ओके, नाउ लास्ट 3 क्वेश्चंस। अगर बात करें यहाँ पे प्लाज्मिड बी आर PBr322 की has PSTL1, ठीक है, PST1 restriction enzyme site which within gene amplification, sorry, ampicillin, that confers ampicillin resistance if the enzyme is used for the insertion of the gene of beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in the E. coli strain। जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आपके जो प्लाज्मिड PBr322 है उसमें एक PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है जिसके अंदर हमने आपके एम्फिसिलिन का जीन डाल रखा है जिसकी वजह से वो जो प्लाज्मिड है वो एम्फिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। लेकिन अगर मैं वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज को या बीटा गैलेक्टोसाइड को इंसर्ट कर देती हूँ तो उससे क्या होगा, तो अपन ने एक टर्म पढ़ा है बीटा गैलेक्टोसाइड, आप बीटा, जस्ट अ सेकेंड, बीटा गैलेक्टोसाइड इंसर्शन करने से उसका इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर एम्फिसिलिन वाला रेजिस्टेंस है वो हट जाएगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, द ट्रांसफॉर्म सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्फिसिलिन एज वेल एज द बीटा गैलेक्टोसाइड। गलत, एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस उसका हट जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गया। नाउ इट विल लीड टू द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, देन आगे और देखते हैं, इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवल प्रोटीन विद अ ड्वेल एबिलिटी। नाउ इट विल एबल टू कन्फर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस टू होस्ट सेल। ऑफ कोर्स सी बात है, अब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं 49 क्वेश्चन पे। नाउ अ डेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट अ म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय यूजिंग radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of the cell, followed by detection using autoradiography बिकॉज। ठीक है, सो बेसिकली ये आपको पूछ रहा है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस से किस तरीके से पता लगा सकते हो कि इस पर्टिकुलर म्यूटेटेड जीन कैंसर कॉज कर रहा है। ठीक है, तो आंसर इज बी, म्यूटेटेड जीन जो है वो अपीयर नहीं होता फोटोग्राफिक फिल्म्स में। ठीक है, एज दी प्रूव एंड हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इन इट। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ई क्या है, तो ई इज बेसिकली योर एक्सपोनेंशियल लोगैरिथम। ठीक है, क्या है, सॉरी, बेस ऑफ द नेचुरल लोगैरिथम। ठीक है, क्या है, बेस ऑफ द नेचुरल लोगैरिथम। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर बॉटनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज 2021 का। नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज कल के पार्ट में, अपन जूलॉजी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको समझ में अभी तक नहीं आया है एंड यू वांट मी, या कोई भी टॉपिक कुछ भी एंड यू वांट मी कि मैं वो चीज़ समझाऊँ, तो प्लीज़
आप कमेंट में डाल देना। आई होप एक-एक लाइन, एक-एक एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चंस अपन ने आज किए हैं नीट के, वो समझ में आए होंगे। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड कल सेकंड पार्ट के लिए ज़ूलॉजी के लिए तैयार रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।